तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पार्ट 5 का अगर मैं बात करूं, यूनियन का हमारा पार्ट चल रहा था और लगभग काफी हद तक पार्ट 5 कवर कर दिया है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था जिसमें हम पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कंट्रोलर और जनरल को एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लगभग वो पार्ट कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं, हम जो जो चीजें कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो बेसिकली आपका रहेगा। एक तो रहेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है भाई, पीएम की जो है वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपका रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलिजिबिलिटी क्या रहती है भाई पीएम की, फंक्शन क्या है पीएम के, और 1947 से लेके अभी तक जितने पीएम हुए हैं उनका क्या क्या टाइम पीरियड है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, और पूछा भी हुआ है, ठीक है ना। फिर कंट्रोलर ऑडिट जनरल, तो ये पार्ट 5 का आपका लास्ट रहेगा। इसके बाद हमारा जो लेजिस्लेचर है तो उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करता हूं भाई। आर्टिकल नंबर 74 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट द हेड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट द एक्सरसाइज हिज फंक्शंस। ठीक है, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये दोनों एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को उसके फंक्शंस को पर्टिकुलरली करवाने के लिए। और पीएम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और प्रेसिडेंट ही पीएम को अपॉइंट करता है एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ पीएम। और ये इंपॉर्टेंट है, पीएम विल बी द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 78 आर्टिकल जो है उसमें बताई जाती है पीएम की क्या ड्यूटीज रहती है। ठीक है, तो ये लगभग भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। और इसके अंडर ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हमने सुने हैं, ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 15% होते हैं, तो मतलब मैक्सिमम हम 15% मिनिस्टर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करता हूँ, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंबर या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का होना चाहिए भाई। अगर नहीं है तो उनके पास 6 महीने का टाइम मिलता है उनको, वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, 30 साल की एज उनकी क्रॉस होनी चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 25 ईयर्स ऑफ एज होती है, हम सब जानते हैं। एमपी की बात करता हूँ, एमएलए की बात करता हूँ तो 25 ईयर की एज होती है। ठीक है, तो 30 ईयर्स की एज इन केस ऑफ राज्यसभा और 25 ईयर्स इन केस ऑफ लोकसभा, दोनों के बताए गए हैं। ठीक, प्रेसिडेंट इनको दिलवाता है, हम देख सकते हैं भाई यहाँ पर वो दिलवाता है। अब फंक्शन क्या होते हैं भाई बेसिकली पीएम के? भाई पीएम है, हम जानते हैं भी हमारे अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर है, लेकिन पीएम थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है बिकॉज पीएम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। ठीक, तो पीएम बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच के अंदर, इनके बीच में जो लिंक होता है वो उसकी काम करते हैं। ठीक है, वर्क और पोर्टफोलियो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और ऑफिस होते हैं उनको बांटते हैं। पीएम चीफ हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। किन किन डिपार्टमेंट हेड होते हैं? न्यूक्लियर अथॉरिटी, नीति आयोग के, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आगे मैं इसको कवर करूंगा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कमिटी ऑफ कैबिनेट, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस मिनिस्ट्री, पर्सनल, ठीक है, फिर पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं भाई, याद रखना, इनके मिनिस्टर नहीं होते। ठीक, रूलिंग पार्टी होते हैं और फॉरेन पॉलिसी होती है अपनी कंट्री की, उसको डिसाइड करते हैं। और बाकी पीएम, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन, इन सबको अपॉइंट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं या उनको सजेशन देते हैं। तो अगर 1947 की बात करता हूं तो अभी तक सभी के सभी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1947 से 64 साल, मतलब सॉरी 1964 के बीच में बने रहे हैं। फिर गुलजार नंदा जी, मई 27 से मई जून 1964, इनका बहुत ही कम टाइम पीरियड रहा है भाई। हालांकि इसके बाद एक और आएंगे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनका भी कुछ लगभग इतना ही टाइम पीरियड रहा है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा टाइम उन्होंने निकाला भी है। ठीक, फिर आपके आते हैं भाई लाल बहादुर जी शास्त्री, ठीक है, 64 से 66। फिर दोबारा गुलजार नंदा जी आए हैं। ठीक है, ये बेसिकली दोनों ही केसेस के अंदर इंटरिम पीएम थे। ठीक है, सरकार अगर इधर उधर हुई हो, सरकार गिरने को रहा हो, तो उस टाइम पर इनको पीएम बनाया गया। फिर इंदिरा गांधी जी रही हैं, फिर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जिनको बोला गया है, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी भाई 16 मई से 1 जून, मात्र 15 दिन। ठीक, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी अगेन, मनमोहन सिंह, और हम देख रहे हैं अभी 2014 से अभी 2024 आने वाला है, अभी तो लगभग 10 ईयर्स
हमारे होने वाले हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम हैं। तो इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इनका आया हुआ है टेन्योर के ऊपर। और टेन्योर पे क्या आया हुआ, मान लो हमें चरण सिंह जी दे दिया, जवाहरलाल नेहरू जी दे दिए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी दे दिए, एक हमने दे दिया गुलजार नंदा जी। इन सबको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, यानी कम से ऊपर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ यानी लो से डाउन, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये एनडीए आई थिंक 2022 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, आप देख सकते हो, बाकी हम कवर भी कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यार इनको पढ़ना जरूरी है। तो आप भाई जाते हुए यानी कि लास्ट टाइम पर एक नजर मार सकते हो ताकि आपके ऑप्शंस में ध्यान में रहे। बाकी सीएम टू पीएम की अगर मैं बात करता हूं, वो लोग जो सीएम भी रह चुके हैं और पीएम भी रह चुके हैं वो कौन कौन थे? मोरारजी देसाई भाई बॉम्बे के सीएम थे और सबसे ओल्ड एज पीएम थे, ठीक है, और पहले और ओनली पर्सन थे जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड मिला था, निशाने पाकिस्तान, ठीक। चरण सिंह की अगर मैं बात करता हूं और वीपी सिंह की बात करता हूं, यूपी के सीएम थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम थे। एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के सीएम से। और नरेंद्र मोदी हम सब जानते हैं गुजरात के सीएम थे, ठीक है। तो ये आपका जो, एक मिनट, ये आपका टॉपिक जो हम कवर करते हैं पीएम का, उसमें लगभग भाई यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, इससे बाहर मेरे ख्याल में नहीं आएगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आपका आता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल, आर्टिकल 148 से 151, ठीक है। तो आर्टिकल 148 ये बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल का, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं। ड्यूटी होती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ पार्लियामेंट इन फील्ड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो गॉड होता है, जो करता धरता होता है, वो आपका सीएजी ही होता है। एंड एक्ट एज अ गाइड, फिलोसफर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी कमेटियां होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो में मेन होती है, इनमें अकाउंट्स का सारा जो सिस्टम होता है चेक करना, वो सभी का सभी सीएजी के अंडर होता है। प्रेसिडेंट ओथ और अपॉइंट करते हैं, 6 ईयर्स का टेन्योर और 65 ईयर, ये दोनों में से जो भी पहले हो जाए। रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं, रिमूवल सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है भाई सीएजी शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही भाई पूरे हिंदुस्तान की जो सरकार है उसका लेखा जोखा इन्हीं के थ्रू ही मतलब चेक किया जाता है, ठीक। तो 149 आर्टिकल है उसमें ड्यूटीज एंड पावर है भाई। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट दोनों का ही ऑडिट करते हैं, उनका लेखा जोखा सारी चीज यही देखते हैं भाई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितनी इनकम हुई थी, यहां इन्होंने कहां लगाई है, ठीक। और एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी जो इमरजेंसी फंड है भाई उसको, और पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं भाई जो न्यू सीएजी हैं, अभी तो नहीं है खैर, पिछली बार थे, पिछली बार की फोटो है, ठीक है। तो अभी तक यही बने हुए, फिलहाल कोई नया नहीं आया। फिर आर्टिकल 151 बताता है भाई ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, जो पार्लियामेंट में पेश करते हैं अगर सेंट्रल ऑडिट की बात है, और अगर स्टेट ऑडिट की बात है तो गवर्नर को प्लेस करता है। एंड ऑडिट ऑल द सबसिडियरी अकाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यू गवर्नमेंट कंपनीज। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर BHEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, HAL है, ठीक है, IOCL है, ये सारी की सारी भाई कंपनीज है, कोई महारत्न है, कोई नवरत्न कंपनीज है, डिपेंड, ये सारे के सारे रत्न है, वो इनको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे इनको कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के जो एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट्स है, उन सबको सीएजी ऑडिट करता है, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, 3 टाइप के ऑडिट होते हैं। कंप्लायंस ऑडिट की अगर मैं बात करता हूं तो असेस वेदर एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर इन कंप्लायंस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा। जो बातें बताई जा रही हैं कंप्लायंस ऑडिट, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो ट्रांजैक्शन बताई जा रही है, वो लॉज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। जैसे जीएसटी की अगर मैं बात करता हूं, जीएसटी जहां 18% लगाना है, स्टेट का 9 है, सेंटर का 9 है, तो वहां आपने 12% लगाया हुआ है, तो वो चीजें खामियां जो होती हैं वो इनका चेक करना होता है। फाइनेंशियल ऑडिट की बात करता हूं, वेदर एनी एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कोई भी कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं, इनका ऑडिट होता है भी 1 करोड़ से ऊपर जिसका भी टर्नओवर जाता है, तो ऑडिट के अंदर यही देखना होता है भी जो कंपनी है इनका टोटल जो एक्सपेंडिचर और टोटल जो इनकी सेल और परचेज का रहा है वो सिस्टम कैसा रहा है, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो चीजें बताई गई हैं, प्रिंसिपल बताई गई, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब नाम से ही पता लगता है वेदर द पर्टिकुलर कंपनी और एंटिटीज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। अगर नहीं वेल परफॉर्म कर रहे तो भैया सरकार को बताते हैं इसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इनको आइडिया देते हैं इसके अंदर हम इसके शेयर बेच दें, या इसके अंदर शेयर हम थोड़ा सा होल्डर और बढ़ा दें। सरकार इन्वेस्ट ऐसी करे कि ये कंपनी भी अपनी एफिशिएंसी दे, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली आपकी 2 कमिटीज हम जहां पर करेंगे डिस्कस भाई।
एक पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, डायरेक्शन ऑफ स्पीकर के अकॉर्डिंग काम करती है, और जो रिपोर्ट है वो हाउस को या स्पीकर या चेयरमैन को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसके एक सेक्रेटरीट होता है भाई, जो लोकसभा या राज्यसभा प्रोवाइड करती है। फिर कंसल्टेटिव कमेटी होती है। कंसल्टेटिव कमेटी का मेन काम ये होता है कि भाई कंसल्ट करना, दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं इसके अंदर, मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज सभी होते हैं इसके अंदर, और गवर्नमेंट पॉलिसीज और इफेक्टिव गवर्नमेंट्स के बीच के अंदर ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, ठीक है। लगभग 30 से लेके भाई 10, यानी 10 से लेके 30 एक मेंबर इसके अंदर होते हैं भाई, वॉलंटरी इसके अंदर आना जाना होता है, और दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ न्यू लोकसभा एंड डिसॉल्व विद ईच टर्म ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के हिसाब से काम करती है। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्लाइड की मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर हमने पीएम और सीएजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग हमने टॉपिक पढ़े हैं भाई, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जितने भी अभी तक जो यूनियन या यूनियन लेजिस्लेटिव जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए के अंदर, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।